Hello friends, sorry for the long disturbance. Today is 6th of November. It is Sunday today. So today there are no articles on editorial page. बाकी important articles हम देख लेते हैं. First article है Prime Minister of UK Theresa May. She is coming to India. उसकी ये पहली विजिट है आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन. किसी भी कंट्री में पहली विजिट है. ये लेबर पार्टी के जो लीडर हैं, इनके अपोजिट वाले, इन्होंने कहा है कि थेरेसा मे और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उनके थॉट्स अगेंस्ट इंडिया, इंडियन डायस्पोरा और या कहें तो सारे ही इमिग्रेंट्स जो कहीं से भी आते हैं, अगेंस्ट इमिग्रेंट्स उनके थॉट्स हैं. और ईयू से ब्रेक्जिट जो हुआ है उसका भी एक मेजर रीजन इमिग्रेंट्स ही था. तो हमने पहले भी एक आर्टिकल देखा था कि इनकी जो थ्योरी है थेरेसा मे और इनकी पार्टी, और इन्होंने जो वादे किए थे अपने इलेक्शन के टाइम पे कि ये वर्ल्ड के बिजनेस में अपना पार्टिसिपेशन चाहते हैं, लेकिन यूके में इमिग्रेंट्स आए और वहाँ के लोकल लोगों की, लोकल पीपल की जॉब्स वगैरह चली जाती हैं या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने से होती है, तो वो सारी चीज़ें ना हो, ये इनके थॉट्स हैं. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में दोनों चीज़ें एक साथ चले कि आप इमिग्रेंट को आने से भी रोक पाओ और अपना बिजनेस बाकी देशों के साथ चला पाओ. क्यों? क्योंकि इंडिया या किसी भी कंट्री से इमिग्रेंट्स यहाँ पे जाएंगे, इंडियन कंपनीज टाटा जैसे है वहाँ पे, तो टाटा के लिए इंडिया से लोग काम करने के लिए जाते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते. तो मोड 4 इसके तहत क्या होता है कि लेबर प्रोफेशनल्स एंड ऑल ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम और फॉर लाइफ टाइम, इस तरीके से जाते हैं. तो यूके में स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ पे वर्क करने के लिए परमिट नहीं मिलता है. तो इन दिस सिनेरियो कि यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लेके इन्होंने डिग्रीज की है, अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, तो इट इज़ अ बिग इशू कि लोग बाहर जाके इंडिया में लौट के या किसी और कंट्री में जाके काम कर पाएँ. वर्क एक्सपीरियंस प्राइवेट में होना काफ़ी ज़रूरी है. तो इसके लिए जो लेबर पार्टी के हेड हैं, अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर का कहना है कि थेरेसा मे और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को इंडियंस के योगदान को नहीं भूलना चाहिए. जो 1920s या उससे पहले से भी लोग जा रहे हैं और वहाँ जाके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या और भी कोई प्रोफेशन एमबीए वाले हैं, जो वहाँ जाके जो इन्होंने उस कंट्री के लिए किया उसको नहीं भूलना चाहिए और इसको साथ में लेके चलते हुए पॉलिसीज फॉर्मेशन करना चाहिए. तो अभी उनकी विजिट है, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं. और मेजर इश्यूज में एक तो ये इमिग्रेशन वाला हो गया, दूसरा एफटीए जो हम ईयू के साथ अभी तक नहीं कर पा रहे थे, ब्रेक्जिट के हो जाने से हम चाहते हैं कि यूके के साथ अलग से हमारा एफटीए हो जाए. तो इस तरीके के इश्यूज हैं. ये सब आगे इनकी विजिट के बाद हम देख लेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं. तो ये आर्टिकल गवर्नमेंट चाहती है कि एवरी फ्लाइट जो भी इधर से उधर इंटरनेशनल फ्लाइट हो या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो, उनमें कौन ट्रेवल कर रहा है, उनका ट्रेवलिंग जो डिटेल्स हैं और ट्रेवलर्स की एक ट्रेवलिंग हैबिट, उसको कंट्रोल किया जाए. नॉट कंट्रोल, रेगुलेट एक्चुअली. और इसमें रेगुलेशन में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट इसका एक डिटेल्ड डाटाबेस रखेगी. इस डाटाबेस से ट्रैक किया जाएगा कि कौन कहाँ जाता है, कब जाता है, और फिर उसको जो भी संदिग्ध टेररिस्ट वगैरह हैं उनसे मैच करके कि ये टेररिस्ट कहीं इधर उधर ट्रेवल तो नहीं किया है, तो उस डाटा को इसलिए ट्रैक किया जाएगा. लेकिन इससे इश्यूज क्या आते हैं फिर इसमें कि एक तो प्राइवेसी का हनन होता है कि सबका ये डाटा ट्रैक करेंगे. सबका डाटा ट्रैक करने से नॉर्मल
जो पीपल है इंडिया के आम आदमी, उनका भी डाटा उसमें ट्रैक होगा। यूएसए में क्या है, यूएसए में 24 आवर्स पहले सिक्योरिटी एजेंसीज को ये डाटा दिया जाता है ट्रेवलिंग का, फ्लाइट्स का। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स पहले दिया जाएगा, जब से टिकट बुक करवाई जाएगी तभी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो टिकट बुकिंग के बाद से आपका डाटा पूरा उनके पास होगा, उसको ट्रैक किया जाएगा। तो आम आदमी की प्राइवेसी का भी इससे हनन होता है कि वो कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, ये सब एक रिकॉर्ड उसके पास होगा। तो एक साइड तो है फायदा कि टेररिस्ट्स का, आईएस के जो अटैक हुए 2-3 अटैक, अभी जैसे टर्की में अटैक किया था, तो इन सब चीज़ों को होने से हम रोक पाएंगे इस ट्रैकिंग के थ्रू, लेकिन प्राइवेसी को वायलेट होने से नहीं रोक पाएंगे। तो ये एक कंसर्न का इश्यू है कि आम जनता को इससे प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आर्टिकल टीबी से रिलेटेड है। तो टीबी इंडिया में लगभग 30% टीबी पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में है, और इंडियन गवर्नमेंट अभी तक कोई हार्ड एंड फास्ट एक्शंस नहीं ले रही है इस चीज़ पे। और अभी जो ये मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा था। डब्ल्यूएचओ की कॉन्फ्रेंस थी, तो इसमें टीबी का रिकॉर्ड इंडिया का इतना खराब है कि उसको फेस नहीं कर पाने जैसी प्रॉब्लम हो गई है, और इसीलिए उस कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं गए। तो यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी लंग हेल्थ पे, लिवरपूल यूके में। तो वहाँ पे इन्होंने बात, इस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब बातें की जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एक्शन इन द सेंस कि स्ट्रिक्टली इंडिया को बोला जाए कि दे शुड डू समथिंग टू रिड्यूस टीबी। इसमें एक तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, एक नॉर्मल टीबी है। तो इस टाइप की, हर टाइप की टीबी इंडिया में बढ़ रही है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और ज़्यादा बढ़ रही है। और इसकी जो नई वैक्सीन स्टार्ट की हैं, टैबलेट्स वगैरह स्टार्ट हुई हैं, तो ये ड्रग्स ओनली 36 पेशेंट्स को मिली है अभी तक। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जो ड्रग्स स्टार्ट हुई हैं, दिल्ली में सिर्फ 36 लोगों को दी गई है, और जबकि 30% लोग वर्ल्ड के लिए लगभग 2.28 बिलियन के आसपास है, 2.84 बिलियन, सॉरी 84 मिलियन, इतने पेशेंट्स हैं टोटल इंडिया में। उनमें से सिर्फ 36 एमडीआर जो पेशेंट्स हैं उनको ये टैबलेट्स दी गई हैं। तो इट इज़ अ वर्स्ट कंडीशन कि इंडिया अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कर रहा है। और टीबी एक फैलने वाली डिजीज है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जा सकती है, बॉर्डर से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगी। ये छींकने खांसने से जो एयर के थ्रू फैलती है, इसके बैक्टीरियाज निकलते हैं छींकने खांसने से, तो ये एक पेशेंट से दूसरे किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में जा सकती है, और वो यदि कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करेगा तो उधर भी जा सकती है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक तो कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, एफडीसी, ये होता है, ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, ये शायद 2014 में पूछा गया है एफडीसीज के बारे में। तो एफडीसीज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, दो मान लीजिए बीमारी किसी को है, एचआईवी है प्लस टीबी भी है, तो ड्रग्स का एक डोज कॉम्बिनेशन होता है, जो फिक्स डोज दी जाती है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कॉम्बिनेशन इंडिया प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, पॉलिसीज, हम बार-बार पॉलिसी में चेंजेज करते रहते हैं, तो पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट, लाइक इसमें बार-बार ज़िक्र किया गया है कि वी शुड इन्वॉल्व प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको हमें समन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप इस पे ध्यान दीजिए, तब जाके हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कि कोई भी पेशेंट, लाइक ये 6 मंथ्स करीब इसकी डोज चलती है, तो लगातार ट्रैकिंग ऑफ पेशेंट्स, ये ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से दवाई ले रहा है, नहीं ले रहा है। अदरवाइज ये नहीं लेता है, वो बीच में छोड़ देता है कि ठीक होने की कंडीशन हुई और उसने छोड़ दिया, तो फिर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदल जाता है, और एक्सडीआर भी आजकल तो आ गया है। तो इनमें ना बदले, इसके लिए कंटिन्यूसली ट्रैकिंग ऑफ दोज पेशेंट्स जरूरी हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जरूरी हैं इन द हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स।
तो इस टाइप की चीजें वी शुड डू टू रिड्यूस टीबी पेशेंट्स, वी शुड डू टू स्टॉप द थिंग्स इन द कंट्री राइट नाउ। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, ये क्लीन एयर से रिलेटेड है। अभी हम बार बार न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कई दिन से कि दिवाली के बाद दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। PM 2.5, PM 10 दोनों ही सीवियर लेवल को भी क्रॉस कर गए। और बाकी भी CO2 या कोई भी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हम देखें तो सभी सीवियर लेवल को क्रॉस कर चुके हैं दिल्ली में, और इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराती है, और स्टेट गवर्नमेंट में आज ही अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी ये सब भी रेस्पॉन्सिबल है दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए। कैसे कि वो जो खड़ी हुई फसल होती है खेतों में उसको जला देते हैं, उसके स्टबन्स को जलाया जाता है, तो उसके जलाने से पोल्यूशन बढ़ता है और वो दिल्ली में वो भी एक्यूमुलेट होता है दिल्ली के पोल्यूशन के साथ साथ। फाइन, ये सब चीजें हैं कि डीजल व्हीकल्स या फिर इधर उधर कहीं जलाने से या फिर वेस्ट को जलाने से, खेतों में खड़ी फसल को जलाने, जैसे भी पोल्यूशन हो रहा है इससे प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हम देखें, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, तो अस्थमा के पेशेंट्स को वैसे ही बहुत दिक्कत होती है। थर्ड फोर्थ जनरेशन के यदि पेशेंट्स हैं तो उनको और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं सांस लेने में। ऑक्सीजन यदि अवेलेबल नहीं है वो दे वियर मास्क, लेकिन मास्क भी कितना प्रॉपरली काम कर पाएंगे। एयर क्लीनर्स आजकल आते हैं, तो एयर क्लीनर्स भी कितना प्रॉपरली काम करते हैं, और वो काम करेंगे तो इनसाइड द होम, लेकिन आउटसाइड एरिया में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वी शुड डू समथिंग राइट नाउ, वी शुड स्टॉप ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ, अदरवाइज आवर नेक्स्ट जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू गेट क्लीनर एयर। इस टाइप का ये आर्टिकल है, इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि किस किस टाइप की बीमारियां होती है इसमें। अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैंने भी बात की कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर को क्रॉस कर चुके हैं। तो इसमें इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हेल्थ पे वो देख लेते हैं कि अस्थमा जिनको ऑलरेडी है उनको प्रॉब्लम होती है, और नहीं है तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज वो भी पैदा हो जाती हैं। उसके बाद कि डायबिटीज ये लोगों में बढ़ जाता है। फिर हार्ट डिजीजेज ये भी बढ़ जाती हैं। चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा रिस्क है कि जो कैंसर है, कैंसर भी धुएं से होता है, तो पॉल्यूशन धुएं की फॉर्म में भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो कैंसर भी एक डिजीज है जो इससे होता है। दूसरा, चिल्ड्रंस में यदि प्रॉब्लम ये जल्दी एज में हो जाए कि उनको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम्स जल्दी एज में हो जाएंगी। अस्थमा की प्रॉब्लम ऐसी है जो लाइफ टाइम चलती है, इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो यदि अर्ली एज में हो गया तो इसका और मुश्किल से क्योर क्योर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पूरी लाइफ इसको झेलना और डेथ बहुत इजीली इसमें हो जाती है यदि प्रॉपर तरीके से उसको केयर ना किया जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें, इसलिए हमें अभी कुछ करना ज़रूरी है, एयर क्वालिटी को सुधारना ज़रूरी है। चाहे वो दिवाली के पटाखों को रोक के किया जाए या फिर डीजल व्हीकल्स पे कंट्रोल करके, भारत नॉर्म 6 जो हम ला रहे हैं वो ला के, वेस्ट डिस्पोजल को प्रॉपर तरीके से करके, जैसे उसे जला दिया जाता है तो उसको जलाने की बजाय उसके डिस्पोजल का प्रॉपर इंतजाम किया जाए, सॉलिड वेस्ट का या फिर और कोई भी वेस्ट है उसका। तो इस तरीके की चीज़ें करके हम सुधार सकते हैं एयर क्वालिटी को, और दिस हैज़ टू बी डन राइट नाउ। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, ये आर्टिकल रिटायर्ड जजेज का है। तो लास्ट लास्ट ईयर सॉरी कुछ दिन पहले जजेज की, आई मीन टू से कि सुप्रीम कोर्ट प्लस मिनिस्ट्री, इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको दोबारा लाया जा सकता है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेज हैं ऑल ओवर द इंडिया, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स प्लस सुप्रीम कोर्ट, तीनों में ही केसेज की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एक 5+0 इनिशिएटिव लिया गया था। ये 5+0 क्या है कि 5 इयर्स या उससे ज़्यादा किसी केस को हो चुके हैं, उन केसेज की नंबर ऑफ केसेज वो ज़ीरो करने हैं हमें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ जजेज ज़्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ जजेज किस तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो न्यू रिक्रूटमेंट,
या फिर ओल्ड जजेज जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको वापस जुडिशरी में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लाया जाए, जैसे इसमें कहा है कि 2 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर विल बी लेटर, मतलब जो भी बाद में होगा उतने दिन तक उसे लाया जा सकता है रिटायर्ड जजेज को। तो उनको लाने से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में पेंडेंसी केसेज की बहुत है। हाउ कि लोअर कोर्ट में जो केसेज जाते हैं उन केसेज में जो भी जजमेंट होता है उन जजमेंट के खिलाफ अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में की जाती है। तो एक यहाँ पे टाइम लग गया इटसेल्फ लोअर कोर्ट में डिसीजन आने में, फिर हाई कोर्ट में डिसीजन आने में टाइम लगेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने में टाइम लगेगा। तो 5 ईयर्स से ज़्यादा के बहुत सारे केसेज पेंडिंग है यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और दोनों सुप्रीम कोर्ट में जैसे 31 है जजेज की नंबर ऑफ जजेज, और हाई कोर्ट्स में काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी दोनों जगह जजेज की कमी है। किस तरीके से कि 24 हाई कोर्ट जैसे इंडिया में है उनमें इन्होंने डाटा दिया है कि 450 जजेज की कमी है। जितनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उससे शॉर्ट है 450। लोअर कोर्ट का इन्होंने डाटा दिया है कि लोअर कोर्ट में लगभग 5111, ये डाटा एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है, 5000 के लगभग भी ऐसे आप लिख सकते हो कि इतने जजेज की कमी है। और हाई कोर्ट्स में इतनी कमी है, सुप्रीम कोर्ट में भी 31 एक एक करके बढ़ाए गए हैं धीरे धीरे, हालांकि स्टार्टिंग से अभी तक आज़ादी के बाद से, लेकिन फिर भी 31 जजेज पूरी कंट्री के लिए इनफ नहीं है, तो इनकी भी संख्या बढ़ाना जरूरी है। पेंडेंसी लगभग 3 करोड़ केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें से हम डाटा इन्होंने दिया है कि लगभग 43% केसेज ये हाई कोर्ट्स में 5 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, और इधर लोअर कोर्ट्स में भी लगभग 33.5% केसेज जो हैं 5 ईयर्स से ज़्यादा इनको हो चुके हैं। तो इनका रिजॉल्व करना इनको ज़रूरी है। उसके लिए नंबर ऑफ जजेज ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ जजेज चाहिए प्लस साथ, और नंबर ऑफ जजेज किस तरीके से लिए जाएं, तो ये आर्टिकल 224A में ये प्रावधान किया गया है कि प्रेसिडेंट की कंसेंट से जजेज और लिए जा सकते हैं, रिटायर्ड जजेज को वापस लाया जा सकता है जुडिशियरी में। तो 224A के तहत एक तो जैसे होता है कि कोरम कंप्लीट करने के लिए लाते हैं, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि कोरम कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजेज लाए जाते हैं। दूसरा, केसेज की पेंडेंसी खत्म करने के लिए जजेज लाए जाते हैं। तो 224 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजेज लाए जाएं, लोअर कोर्ट्स में भी यदि जरूरत है तो रिटायर्ड जजेज को लाया जाए। तो उस तरीके से जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अभी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया उस रेजोल्यूशन को। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें फिर एक और चीज़ हमने एक दिन आर्टिकल आया था वो देखा था कि जिनकी सज़ा, मानिए कि 5 ईयर्स किसी को किसी केस में सज़ा मिलनी है और 2.5 ईयर उसका मिड टर्म होता है, तो 2.5 ईयर या उससे ज़्यादा यदि वो जेल में ऑलरेडी रह चुका है तो उनको बिना, मतलब सेल्फ एक बेल होती है खुद के उस पर, जिसमें कि पैसा नहीं देना होता है, तो उस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए और ऐसे केसेज को सॉल्व जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये सारे जुडिशियरी की प्रॉब्लम्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स इसमें चाहिए, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कहीं आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस तरीके से रेजोल्यूशन पास किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल है सेकंड पेपर में, हम देखें पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग, ये सारी चीज़ें हमारे सेकंड पेपर के सिलेबस में। तो ये रिलेटेड है सेकंड पेपर से, हाउ कि कम्युनिटी पोलिसिंग, कम्युनिटी पोलिसिंग एक टर्म होती है। ये क्या है? कम्युनिटी पोलिसिंग होती है कि किसी भी एरिया में जहाँ की पुलिस थाना है या कुछ भी है, तो वहाँ के सिपाही, वहाँ के पुलिस कर्मचारी, उनका रिलेशन वहाँ की कम्युनिटी से इस टाइप से हो कि वो मिक्स होके एक कम्युनिटी बना लें। मतलब कि नोबडी शुड फियर टू गो इन द थानाज, पुलिस स्टेशन। कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो, चिल्ड्रन या कोई फीमेल या ओल्ड एज, डायरेक्ट थाने में जा पाए, पुलिस स्टेशन में जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इस टाइप का फ्रेंडली नेचर एक पुलिस का होना चाहिए। तो पुलिस फ्रेंडली कब हो सकती है? जब वो कम्युनिटी के साथ मिक्स हो। तो कम्युनिटी प्लस पुलिसिंग दोनों को मिक्स करके ये टर्म बनी है कम्युनिटी पुलिसिंग। तो कम्युनिटी पुलिसिंग इज नेसेसरी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी तक भी वो ब्रिटिश काल का जो पुलिस बिहेवियर था वो चला आ रहा है कि पुलिस से आदमी को ये लगना चाहिए कि पुलिस आ गई है, वी आर सेफ। लेकिन इंडिया में उल्टा है इसका,
कि पुलिस को देख के लोग डरते हैं, तो ये खत्म करना जरूरी है। ये ब्रिटिश एरा का वो है कि उस टाइम पे पुलिस को देख के लोग डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि पुलिस ब्रिटिशर्स की संस्था थी और वो किसी भी तरीके से लोगों को जुल्म करते थे, परेशान करते थे, तो इसलिए लोग डरते थे। लेकिन अभी इसे हमें बदलने की जरूरत है, कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है। तो इसका ये एग्जाम्पल है, यूपी में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ की फीमेल हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये। इन्होंने मिलके और पुलिस के साथ पुलिस मित्र पुलिस मित्र इस टाइप से एक ये स्टार्ट किया है कि फीमेल जिनको कि पुलिस थाने में ये जाती हैं, प्लस विलेज में ये जाती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ की हो और प्लस थाने में इनके अच्छे वो हैं, तो इनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। इस आई कार्ड को ये पहन के जाती हैं, इनको काफ़ी इज्जत मिलती है। तो इस आई कार्ड के साथ ये जाती है और गाँव में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी महिला को, तो ये जाके उनकी मदद करती हैं। तो ये इस टाइप का सेल्फ हेल्प ग्रुप है 10 से 15 वुमन का। ये गाँव-गाँव में जाके किसी भी तरीके का कोई शोषण हो रहा हो किसी भी महिला का, उस शोषण को रोकने में मदद करती हैं और उनको पुलिस स्टेशन तक लेके आती हैं कि वो डरे ना, बिना डर के वो पुलिस स्टेशन आए और शिकायत दर्ज करवाएं। तो कोई भी शोषण, चाहे वो महिलाओं पे हो रहा हो, दलित वर्ग पे हो रहा हो, या फिर अपर कास्ट के ही किसी फीमेल पे, बच्चों पे, किसी पे भी हो रहा हो, तो उस तरीके से ये चीज़ें ना हो, उसको रोकने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आया है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वो उस आई कार्ड के साथ जाती हैं, तो दो उनको उधर सम्मान मिलता है कम्युनिटी में, प्लस उनका पुलिस में भी उनका अच्छा बोलबाला है। वो जाके अपनी शिकायतें दर्ज करवाती हैं, लोगों को साथ में लेके जाती हैं। तो इस तरीके से ये कि पुलिस मित्र जो हैं, इन्होंने ट्रस्ट डेफिसिट जो था पुलिस में और आम आदमी के बीच में, कि पुलिस स्टेशन लोग जाते ही नहीं थे, फियर डरते हैं कि इधर करप्शन और उनको खुद को ही फंसा दिया जाएगा, कोई भी चीज़ माने हम। तो वो जो डर है, फियर है, उसको खत्म करने में और ट्रस्ट डेवलप करने में, ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने में इसने हेल्प की है। तो इसको कहीं भी आप ऐसे में यूज में ले सकते हैं। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा, और या फिर सेकंड या थर्ड पेपर में कहीं कुछ पूछा जाता है तो वहाँ आप इसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, आज इतने ही मुझे ठीक आर्टिकल लगे, फिर कल से हम रेगुलर करते हैं। और सॉरी अगेन फॉर दिस डिले कि कई दिन का हम नहीं बना पाए। मैं कोशिश करूँगा कि इन दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आएँ वो एक-एक करके कवर कर दूँ। किसी दिन 2-4 ऐसे करके मैं कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी और कभी बीच में किसी दिन हमसे छूटता है तो उसको भी हम आगे के दिनों में कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस थोड़ा-सा डिले हो जाता है। और दिवाली आप सबकी ठीक रही होगी, उम्मीद करता हूँ। और बाकी अभी एग्ज़ाम आ रहा है फटाफट, तो थोड़ा पेस बढ़ा दीजिए अपनी पढ़ाई का। एंड या थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।